आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण समितियों को। तो आपका चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया समिति का संबंध आपके टैक्स रिफॉर्म्स यानी कि कर सुधारों से था। ठीक है, ये सभी आपकी जो समितियां हैं ये आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। सूर्य प्रकाश समिति जो है इसका संबंध किससे है? तो सूर्य प्रकाश समिति का गठन अभी हाल ही में किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिला करके संसद टीवी बनाया गया। ठीक है ना। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो विजय केलकर समिति का संबंध आपके आपके वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित था। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आपका जीएसटी लागू किया गया। नरसिम्हन समिति का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे, तो नरसिम्हन समिति का संबंध है आपके बैंक सुधारों से। ओके, बैंक रिफॉर्म्स आपके नरसिम्हन समिति से संबंधित है। अगला हमारा है भगवती समिति का संबंध किससे है? तो भगवती समिति का संबंध आपके बेरोजगारी से था। इसके अलावा तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति का संबंध गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए बनाया गया था। बीएन श्री कृष्णन समिति का संबंध किससे है? तो बीएन श्री कृष्णन समिति जो है ये बनाई गई थी डेटा संरक्षण के लिए। ओके, अगला हमारा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले भी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। कब बनी थी ये? 1964 में। सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सेबी जो आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, ठीक है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है आपके फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए आपकी बनाई गई थी माधव गाडगिल समिति। और ये भी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका है पहले भी। इसमें से मैक्सिमम आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे और बार बार आपसे पूछ ली जाती हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट में विलय जो है किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो रेल बजट का आम बजट में विलय किया गया था विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग जो है प्रस्तुत किए जाते थे, तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसको एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। किसानों की आय दुगुनी करने के लिए भारत सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किसानों की आय दुगुनी करने से संबंधित आपकी समिति जो थी उसका नाम है अशोक दलवई समिति। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध आपके मौलिक कर्तव्यों से है। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो ये आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है अवधारणा किसने दी थी, तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये अशोक मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, आपसे अधिकतर पूछा जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो कि वर्तमान में लागू है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आई थी। अगला हमारा है कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? तो कस्तूरी रंगन समिति का जो अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति जो है लागू की गई है, नई शिक्षा नीति जो आपकी आई है, ठीक है ना, उससे आपका संबंधित है आपके कस्तूरी रंगन समिति से। नेक्स्ट हमारा है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो ये चुनाव सुधार से संबंधित है आपका कौन सी समिति? ये है आपकी दिनेश गोस्वामी समिति। तो ये हमारी महत्वपूर्ण समितियां थी। ओके, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये क्या करवाता है? आपके स्थानीय निकाय का चुनाव करवाता है। स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। और इसका जो है उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। और इसे जो है कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1992 में, जो कि आपके 24 मार्च 1993 को लागू हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो प्रथम जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो आपको कमेंट करके बताना है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। अगर आपसे महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ ली तो ये कौन थी? तो ये आपके रमा देवी थी। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। ठीक। और जनसंख्या किस सूची का विषय है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो जनसंख्या आपके समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनगणना, जो आपकी जनगणना कराई जाती है प्रत्येक 10 वर्ष पे, ये किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। आपको पता होगा कि जनगणना कौन कराता है? तो ये केंद्र सरकार कराती है।
जनसंख्या से संबंधित कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकती हैं। तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो विंबलडन जो आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ, और याद रखना कि ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये खेला जाता है आपके ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पे। ओके, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। जनवरी से लेकर जून तक का जो आपका रिवीजन का सीरीज स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपका स्टार्ट हुआ है वीडियो नंबर 139 से, और इसमें हम लोग पहुँच गए हैं मई माह के करंट अफेयर्स के रिविजन पर। ठीक है, कल भी आपका मई माह का एक जो है वीडियो अपलोड हुआ था, और आज भी जो है हम लोग मई का रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जो है अगले 1-2 दिन में मई माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को जून माह का करंट अफेयर्स देखना है तो जून माह का करंट अफेयर इसी महीने मैंने कराया है, ठीक है ना। आप लोग मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है जून का रिवीजन नहीं कराया जाएगा, यहाँ केवल मई तक का रिवीजन कराया जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 100 सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। और क्या होगा इसमें? 100 तरह की जो सरकारी सेवाएं हैं उसको जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ किया गया। अगला हमारा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण राणे हैं, ठीक है। इन्होंने छोटे उद्योगों को सब्सिडी युक्त ऋण जो है उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? तो ये है एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना। जो छोटे उद्योग है उनको सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? ये हैं आपके गिरिराज सिंह। इन्होंने 90 दिनों के लिए आज़ादी से अंत्योदय तक एक अभियान शुरू किया है। तो याद रखना 90 दिनों तक के लिए आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान स्टार्ट किया गया ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। अगला हमारा है समुद्री विविधता और स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार और पशु विविधता के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। जीन बैंक परियोजना कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और क्यों? जो आपकी समुद्री विविधता है उसको संरक्षित करने के लिए, इसके अलावा स्थानीय फसल के बीजों को सुरक्षित और पशुओं के जो है आपके बीजों को क्या करने के लिए? सुरक्षित करने के लिए आपका जीन बैंक परियोजना जो है इसका प्रारंभ किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने एक विशेष ऋण योजना जिसका नाम क्या है? जीवला योजना, ठीक है। तो जीवला योजना स्टार्ट की गई है किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्यों स्टार्ट की गई? तो जेल में जो बंद कैदी हैं उनको 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन उपलब्ध कराने के लिए। हरियाणा सरकार के द्वारा ई अधिगम योजना प्रारंभ की गई। तो ई अधिगम योजना में क्या करेगी हरियाणा सरकार? बच्चों को जो है स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण करेगी, इसके साथ उनको इंटरनेट का कनेक्शन भी देगी, ठीक है ना। तो ये जो है हरियाणा सरकार की योजना है ई अधिगम योजना। अगला हमारा है गौशालाओं को चारा आपूर्ति करने के लिए किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो चारा बिजाई योजना ये आपके गौशालाओं को चारा आपूर्ति करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ओके, और इसमें क्या है कि अगर आप 1 एकड़ में जो है उगे हुए चारे को गौशाला में देते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 1 एकड़ के लिए 10,000 रुपये। चारा बिजाई परियोजना कहाँ की? हरियाणा राज्य की। मध्य प्रदेश में बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कहाँ शुरू की गई? तो ये देखिए मतलब ये लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कहाँ पे शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्ट की गई है, और इसका उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि अगर लड़कियां जो हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती हैं तो एडमिशन के समय उनको 12,500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब इनको फिर से 12,500 रुपये का योगदान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला हमारा है जनजातियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 5वें आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 5वां आदि महोत्सव, तो आदि महोत्सव आपके किसी जनजातियों के लिए है, और इसका आयोजन किया जा रहा है आपके मंडला मध्य प्रदेश में, ठीक है। आदिवासियों से संबंधित जो आपकी एक संस्था है उसका नाम क्या है? तो ये आपका ट्राइफेड है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखेंगे।
शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुई है आपके राजस्थान राज्य में। और इसमें क्या है, जो शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रारंभ किया गया। किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रेत का जो खनन करते हैं या फिर अन्य जो सामग्री हैं उनका जो खनन करने वाले जो वाहन होते हैं जो उनको लेके जाते हैं उसको ट्रैक करने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत की है। और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 13 देश शामिल हैं और इंडिया भी आपका इसमें क्या है, शामिल है। कौन सा ये आपका है? हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, जो बाइडेन के द्वारा प्रारंभ किया गया क्वाड समिट के समय। ओके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड के लिए आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो डिजिटल हेल्थ कार्ड सबका बनना है, ठीक है ना। उस इसके लिए जो है कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया आभा। और किससे संबंधित है ये? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से। आभा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका फुल फॉर्म है। ओके। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य ने सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है संभव पोर्टल। तो कोई भी शिकायत होगी, सार्वजनिक शिकायत, ठीक है ना, उसको निगरानी करना और उसका निपटान करने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है अभी हाल ही में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया। तो गति शक्ति संचार पोर्टल कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया आपके अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान में ओम बिरला हैं। इन्होंने स्थानीय साहित्य को समर्थन, जो आपके साहित्य स्थानीय साहित्य उनको समर्थन देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट लॉन्च की। तो कलम वेबसाइट जो है आपके साहित्य से संबंधित है। स्थानीय साहित्य को समर्थन देने के लिए ओम बिरला ने इसको जो है क्या किया? शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया है हैदराबाद में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, तो नेट ग्रिड परिसर का भी उद्घाटन किया है। किसने? अमित शाह ने। कहाँ पे? बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला भी आपके कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये हैदराबाद में स्टार्ट की गई। तो फॉरेंसिक प्रयोगशाला हैदराबाद में और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहाँ पे? तो ये आपके बेंगलुरु में। अगला हमारा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे हैं। इन्होंने नई दिल्ली में खादी उत्कृष्टता पहला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो है खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये पहली बार स्टार्ट की गई है आपके नई दिल्ली में खादी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, तो खादी एक्सीलेंस सेंटर। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी नेपाल में बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। तो बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास अभी जो है प्रधानमंत्री जब नेपाल की यात्रा पे थे तो वहाँ पे लुम्बिनी में इसका प्रारंभ किया गया, इसका शिलान्यास किया गया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे के द्वारा एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया। तो कॉयर जो है क्या होता है? तो ये आपका नारियल का उत्पाद होता है कॉयर, ठीक है ना, तो नारियल का उत्पाद होता है। तो पहली बार जो है आपका एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन ये किया गया कहाँ पे? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया एमएसएमई मंत्री के द्वारा। नीति आयोग ने एम प्राइम, तो एम क्या है? तो AIM का फुल फॉर्म होता है अटल इनोवेशन मिशन। और जब भी अटल इनोवेशन मिशन का नाम आएगा तो आप इसका संबंध किससे लगाएंगे? तो इसका संबंध होगा नीति आयोग से, ठीक है ना। तो अटल इनोवेशन मिशन का एम प्राइम नाम से एक प्लेबुक लॉन्च किया गया है और ये किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो औद्योगिक बायोटेक पार्क जो है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक
बायोटेक पार्क है और ये प्रारंभ किया गया कठुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो कठुआ जम्मू कश्मीर में भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क प्रारंभ किया गया है। अब देखते हैं हम लोग मई 2022 के कुछ विविध समसामयिकी को। तो विविध समसामयिकी थोड़ा लंबा होगा, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग छोटा छोटा करके 2-3 दिन में इसको कवर कर लेंगे। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके कंप्लीट करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, इसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे के सारे करंट अफेयर्स हमारे आंखों के सामने से गुजरेंगे, तो जब भी कभी एग्जाम में आपको ये मिलेगा तो आप उसके ऑप्शंस को चूज कर पाएंगे आसानी से, मेरा ये उद्देश्य है। ठीक है, अगला हमारा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था जारी करती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को, और 2022 में जो है इस रैंक में, इस सूचकांक में भारत की रैंक है 150। पहले नंबर पे कौन है, तो ये है आपका नॉर्वे, और अंतिम नंबर पे कौन है, तो ये है आपका नॉर्थ कोरिया, लास्ट नंबर पे है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो RIL जो आपकी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप पर कौन पहुंची है, तो ये आपकी पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड है। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनाया गया। तो याद रखना कि 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे, फ्रांस में आयोजित किए जाते हैं कांस्य फिल्म फेस्टिवल, और इसकी जूरी सदस्य के रूप में किसे बनाया गया, तो इसका जज आप समझ सकते हो। ठीक है ना, फिल्म फेस्टिवल का जज के रूप में बनाया गया किसको, तो ये आपके बनाया गया है दीपिका पादुकोण को, जो आपके जजों की सदस्य है, जूरी सदस्य बनाया गया इन्हें। इसमें पहली बार भारत जो है ये गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है इंडिया को। अगला हमारा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दिसंबर 2024 में शुक्रयान 1 मिशन भेजने की घोषणा की गई है। तो इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला तो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो भेज रहा है, और कहाँ पे भेज रहा है, तो शुक्र ग्रह पे भेज रहा है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। और कब भेजा जाएगा, तो ये दिसंबर 2024 में भेजा जाएगा। नाम क्या है इसका, शुक्रयान 1 मिशन। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि डा विंसी मिशन जो है ये आपका किसका मिशन है, तो ये नासा का मिशन है। ये जो है कब भेजा जाएगा शुक्र ग्रह के लिए, तो ये आपका नासा का शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन है उसका नाम है दा विंसी मिशन। आपसे जैसे कि ये शुक्रयान 1 को भेजा जाएगा 2024 में, उसी तरह से दा विंसी को कब भेजा जाएगा आपको बताया गया है। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बन गया है, तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है, ये है आपका नियो बैंक ओपन। ठीक है, तो ये 100वां आपका क्या बन गया है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। अगर मैं पूछ लूँ भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना है, तो ये भी आपको कई बार बताया गया है, आपको याद होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न का नाम आप कमेंट करके बताएंगे, और जिनको जो है आंसर नहीं आता है वो कमेंट में देख लिया करेंगे। एक दो लोग आपके डेली जो है कमेंट करते हैं, एक आपके नाम क्या है, प्रांजल एक नाम है, और एक नाम है आपका अर्चना। ठीक है ना, तो इनके कमेंट्स आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया आपके कोपेनहेगन डेनमार्क में। पहला जो है कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो पहला हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में 2018 में। ठीक, तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का दूसरा जो आपका सम्मेलन हुआ है ये हुआ है आपके कोपेनहेगन डेनमार्क में मई 2022 में। अगला हमारा है कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार फतह करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। तो 26वीं बार जो है चढ़ी हैं कौन, तो ये आपके कामी रीता शेरपा। ठीक है, तो शेरपा क्या होते हैं, जिनकी सहायता से लोग जो है कहाँ पे एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, उनकी सहायता करते हैं, ये शेरपा होते हैं आपके। तो ये जो है 26वीं बार फतह करने का रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है माउंट एवरेस्ट को। अगला हमारा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। तो 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री अभी कहाँ पे जो है पाई गई है, तो ये अभी हाल के आपके हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन तो है ही है आपका। ठीक, तो 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोजी गई है राखीगढ़ी में, और राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी आपके हरियाणा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट हमारा है मई 2022 में सऊदी अरामको कंपनी एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपको ये मंथ जरूर दिया जाएगा
कि मई 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? तो मई 2022 में सऊदी अरामको जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। जबकि अभी आपका जून 2022 में कांतार ब्रांड्स की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, उसके अनुसार जो है एप्पल जो है ये दुनिया की सबसे जो है मूल्यवान कंपनी है। ठीक, तो जून 2022 में अभी आपका कांतार ब्रांड की रिपोर्ट आई थी। जबकि आपको अगर मई 2022 में पूछा जाएगा, जो आपका जुलाई में अगर कोई एग्जाम होगा, तो मई 2022 अगर आपको दिया है तो आप सऊदी अरामको को आंसर देंगे। ओके। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग रिपोर्ट, तो जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट अभी दाखिल की गई है और इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो परिसीमन आयोग की अध्यक्ष थी आपकी रंजना प्रकाश देसाई। और इन्होंने जो है कितनी सीटें निर्धारित की जम्मू कश्मीर के लिए? तो 90 सीटें निर्धारित की गई हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें से आपका 43 सीटें जम्मू को मिली हैं और 47 सीटें किसको मिली हैं? ये मिली हैं आपके कश्मीर को। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो अनुसूचित जाति के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 9 सीटों का आरक्षण किया गया जम्मू कश्मीर में। और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने बनाए गए? तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए आपके 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। विधानसभा सीटें कुल कितनी है? तो 90। ओके। अगला हमारा है मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 4.40% कर दिया। ये कब का है? ये भी इंपॉर्टेंट है, मई 2022 का। जबकि अभी जून 2022 में क्या कर दिया गया? तो इसको 4.90% कर दिया गया है। तो ठीक है, तो अगर आपका जुलाई में कोई एग्जाम है तो आप मई 2022 और जून 2022 दोनों का रिपोर्ट याद रखेंगे। तो मई 2022 अगर दिया रहेगा तो 4.40% किया गया और जून 2022 में कितना किया गया? तो 4.90% किया गया था। क्या? रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट। ओके। अगला हमारा है बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात असनी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो असनी जो है ये आपका चक्रवात था। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में आने वाला एक चक्रवात है असनी, और इसका नामकरण किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया आपके श्रीलंका के द्वारा। भारतीय सेना ने मणिपुर राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर प्रारंभ किया है। तो आवासीय कोचिंग सेंटर किस राज्य के जो है कमजोर बच्चों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए? तो ये मणिपुर राज्य के कमजोर बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया। प्रारंभ किसने किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय सेना ने इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, भारतीय सेना ने मणिपुर के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए या वंचित क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए आवासीय कोचिंग सेंटर प्रारंभ किया है। नेक्स्ट हमारा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत, और आईएनएस सूरत का निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया था। इसके अलावा आईएनएस उदयगिरी, और इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया था। इसका लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो अभी जो है दो नए जो शामिल हुए हैं इसको याद रखेंगे, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी। ठीक है, भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत हैं ये, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर जिसका नाम है HS-200, इसका सफल परीक्षण किया। किसके लिए? तो गगनयान के लिए। गगनयान क्या है आपका? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है भारत का, और इसके लिए जो इंजन है उसका नाम क्या है? विकास इंजन। ठीक है ना, और इसके लिए जो है ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का जो है अभी HS-200 का सफल परीक्षण भी किया गया है। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 ये जारी की गई है, और इसके अनुसार क्या है? तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में पूरे विश्व में 10.34% वन खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो पिछले 30 वर्षों में 10.34% वन जो है कम हो गए हैं आपके पूरे वर्ल्ड में। विश्व वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात 254.4 बिलियन डॉलर रहा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है ये आपके तृतीय क्षेत्र का है, और तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। और इस वर्ष जो है 2021-22 वित्त वर्ष में 254.4 बिलियन डॉलर आपका सेवा क्षेत्र का निर्यात रहा है। मई 2022 में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बन गया? तो T20 क्रिकेट में डेविड वार्नर सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला हमारा है 21 जून 2022 से, तो 21 जून 2022 से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC की रामायण सर्किट पर आधारित पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। तो याद रखना कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है
चलाई जा चुकी है। और ये कहाँ से स्टार्ट की गई, तो ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट करके कहाँ तक गई, तो जनकपुरी तक गई। तो जनकपुरी कहाँ पे, तो जनकपुरी आपके नेपाल में है। ठीक है, तो जनकपुरी नेपाल तक ये चल चुकी है। तो पहली आपकी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा चुकी है 21 जून 2022 को। ओके, न्यू दिल्ली टू जनकपुरी। अगला हमारा है मेरकाम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो राजस्थान है ये 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो 10 गीगावाट सौर क्षमता को किसने पार किया है, तो ये पार किया है राजस्थान राज्य ने। और रिपोर्ट किसकी है, तो मेरकाम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। ओके, तो ये जो है हमारे मई के जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अब देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो आइए देखते हैं 11 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो पहला आपका है विंबलडन 2022 टेनिस टूर्नामेंट अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ। तो इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया, तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने, जो कि कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके सर्बिया के। और इन्होंने किसको हराया, तो उपविजेता रहे आपके निक किर्गियोस, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो ये कौन सा टूर्नामेंट है, विंबलडन 2022 टेनिस टूर्नामेंट। महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीत ली हैं आपकी एलिना रिबाकीना ने, जो कि कहाँ की हैं, कजाकिस्तान की। और एशिया की पहली जो है आपकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने, महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन का जो है आपका क्या जीता, कोई एक ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ठीक है, और हराया किसको है, तो हराया है ओन्स जाबेउर को, जो कि कहाँ के हैं, तो ये आपकी कहाँ की हैं, ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपके और ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम होता है और आपका अभी आपका फ्रेंच जो है, ये दोनों आपके ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलियन में पुरुष एकल का खिताब और फ्रेंच में पुरुष एकल का खिताब दोनों जीता है किसने, तो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक, ऑस्ट्रेलियन में महिला का खिताब किसने जीता, तो ये आपके एशले बार्टी ने जीता। ठीक, और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास भी ले लिया। और फ्रेंच में जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है ईगा स्वाटेक ने। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अभी जो अगला एकदम सबसे लास्ट में होता है पूरे साल में, वो होता है आपका यूएस ओपन, वो अभी नहीं हुआ है। सर्वाधिक 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो सर्वाधिक ये आपके 13 एक्सप्रेस वे किस राज्य में बन गए हैं, तो ये बन गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, 13 एक्सप्रेस वे बन गए हैं। हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो उप चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं RK गुप्ता। ठीक है, जबकि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो आपके राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और उप चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया, तो ये RK गुप्ता को बनाया गया है। गांव के अंदर सस्ती और गुणवत्ता युक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए किसने गीगा में संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपकी एस्ट्रॉम कंपनी है, जो क्या करेगी कि जो आपके गांवों के अंदर सस्ती और गुणवत्ता युक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इसके लिए आपका गीगा में संपर्क समाधान नामक एक पायलट परियोजना भी प्रारंभ की गई है दूरसंचार विभाग की सहायता से। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है, एस्ट्रॉम कंपनी। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है, तो एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप जिसका नाम क्या रखा गया है, आर्यभट्ट 1, और इसे जो है विकसित किया गया है IISc बेंगलुरु यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, तो इसके जो है शोधकर्ताओं के द्वारा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा किन 2 स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में शामिल करने की सिफारिश की गई है, भाई इन्हें जोड़ा नहीं गया है, इन्हें जो है सिफारिश की गई है कि इनको भी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जोड़ा जाए। और किसने सिफारिश की है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा। तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जो है आपके स्थल हैं। तो पहला आपका है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर, जो कि कहाँ पे है, तो ये वडोदरा गुजरात में है। संकल्प भूमि बरगद वृक्ष पोर्टल परिसर कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में। और इसके अलावा प्रताप राव भोसले स्कूल कहाँ का है, ये सतारा महाराष्ट्र में। ये दोनों ही आपके डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए स्थल हैं और इनको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने क्या किया है, सिफारिश किया है। अगला हमारा है जुलाई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। तो अभी जो है वहाँ की जनता जो है राष्ट्रपति भवन पहुँच गई थी, तो वहाँ के राष्ट्रपति भाग गए थे। और उसके बाद जो है रानिल विक्रमसिंघे ने भी जो है आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीत लिया, तो ये इतने ढेर सारे जो है प्रतियोगिता होते हैं आपके ब्यूटी वाले। तो ये आपका मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 ये एक नई प्रतियोगिता हुई है और इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये जीता है किसने, पल्लवी सिंह ने जीता है, जो कि आपके कानपुर उत्तर प्रदेश की हैं।
ठीक है, तो ये क्या है आपका मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 75 शहरों में आयोजित होने वाले स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। तो स्वनिधि जो है आपका एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, योजना स्टार्ट हुई थी, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको जो है क्या उपलब्ध कराना, लोन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना थी आपका स्वनिधि योजना। और इसके 2 वर्ष पूरे हो जाने पर आपका स्वनिधि महोत्सव प्रारंभ किया गया और ये महोत्सव 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, नई दिल्ली से किया गया है। 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक, ठीक है, अगले साल जो है कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा आपके नई दिल्ली में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे, तो आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो वीडियो आप लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक। और वीडियो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।